चलो. So yesterday we did till clause 6. Clause 6 तक हो चुका है अपना. Not like entire clause 6. We just started with clause 6, right? And we were done till proviso regarding कि एक सीए दूसरे सीए से काम मांग सकता है. एंड दूसरी बात कि टेंडर के लिए तुम चाहो तो अप्लाई कर सकते हो. टेंडर के लिए चाहो तो तुम अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड अगर वो टेंडर एक्सक्लूसिवली एरिया एक्सक्लूसिवली स्पेसिफाइड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, देन यू हैव टू एंश्योर दैट द टेंडर स्पेसिफाइज मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब्ड. ठीक है. Secondly, अगर area is not specified specifically for chartered accountants, then you can apply for tender even if the minimum fee is not prescribed. Then even if the minimum fee is not prescribed, then also you can subscribe or um, respond to the tenders. अपन अब देखेंगे कुछ फॉर्म ऑफ सॉलिसिटिंग वर्क विच द काउंसिल इज प्रोहिबिटेड, एंड जहां पे अगर उसके एक्सेप्शंस होंगे, जहां पे यानी काउंसिल ने अलाउ किया है, तो वो सब भी अपन देखते जाएंगे क्लॉज 6 में. ओवरऑल क्लॉज 6 में अब ये बोलते जाएगा कि भैया तुम इसको एडवर्टीजमेंट ऐसे करनी चाहिए, तुमको काम ऐसे नहीं मांगना चाहिए, ऐसे नहीं मांगना चाहिए, या ऐसे मांगना चाहिए, जो भी दिया हुआ है. ठीक है. तो सबसे पहला है रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट इन द प्रेस. मतलब तुम न्यूज़पेपर की बात कर रहे हो या प्रेस की बात कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट और नोट दे रहे हो तुम अपना प्रेस में, तो कोई भी तरीके से ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं करना है विच विल सॉलिसिट द वर्क. That means advertisement should not solicit any sort of work or should not advertise about your profile in any manner whatsoever which could lead to soliciting of the professional work. Secondly, they are also not permitted to use the less open method of circulating letters to small field of possible client. मतलब समझ रहे हो, स्मॉल फील्ड ऑफ पॉसिबल क्लाइंट मतलब अगर मेरे को लग रहा है आज चल के कि ये जो एक ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पे सारे के सारे राइस इंडस्ट्री वाले हैं मान के चलो. सो व्हाट आई विल डू कि मैं अपना एक ड्राफ्ट करके मैसेज भेज रहा हूँ कि आई एम बीइंग डूइंग ऑडिट सिंस लास्ट 10 years एंड पर्टिकुलरली माय इंटायर क्लाइंट बेस इज राइस मिल्स. सो ये मैं एक अगर लेस ओपन मेथड एक लेटर सर्कुलेट करो, मतलब समझ लो स्मॉल फील्ड ऑफ पॉसिबल क्लाइंट्स. हो सकते हैं कि ये ग्रुप में कुछ लोग मेरे को अप्रोच करें ऑडिट कराने के लिए. सो दिस इज ऑल्सो नॉट परमिटेड. सेकेंडली, पर्सनल कैनवासिंग इज ऑल्सो नॉट परमिटेड. पर्सनल कैनवासिंग बोले तो जो जैसे पॉलिटिशियंस जाते ना एक एक घर जा जाके, पॉलिटिशियंस जाते एक एक घर जा जाके रिगार्डिंग कि हमको वोट दो वोट दो वोट दो. सो डेट इज ऑल्सो नॉट परमिटेड. पर्सनल कैनवासिंग और कैनवासिंग फॉर क्लाइंट्स ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयर थ्रू द हेल्प ऑफ द एम्प्लॉयज आर ऑल्सो नॉट परमिटेड. सो डेट इज लाइक पर्सनल कैनवासिंग मतलब तुम एक एक जन को इंडिविजुअली रीच आउट कर रहे हो. सिमिलरली क्लाइंट्स ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयर मतलब जिस थाली में खाए थे उसी थाली में छेद कर रहे हो. राइट, प्रीवियस एम्प्लॉयर के थे, अब उन्हीं के क्लाइंट्स तुम छीन रहे हो, उनको ही कैनवास कर रहे हो, मतलब उनको ही अप्रोच कर रहे हो. राइट, सो डेट इज ऑल्सो नॉट परमिटेड. हाउएवर एक एक्सेप्शन है ये रूल का. एक्सेप्शन टू द अबव रूल इज that you can request another chartered accountant in practice that we already know, right? हम एक अपना भाई दूसरे भाई को काम मांग सकता है. दूसरी बात, मेंबर कैन एडवर्टाइज चेंजेस इन पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म और एनी चेंज इन एड्रेस ऑफ प्रैक्टिस और टेलीफोन नंबर. मतलब मान के चलो अगर तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म है और तुम उसको प्रैक्टिस जहाँ पे करते हो उसका एड्रेस चेंज हो रहा है, या तो तुम्हारा टेलीफोन नंबर चेंज हो रहा है, या फिर तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म में चेंजेस है, या तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो ये सब डिटेल्स तुम न्यूज़पेपर में डाल सकते हो. बट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस हैज नॉट येट कम एंड कैन कम. इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है इसको. तुमको इंश्योर करना है कि भाई अगर मान के चलो तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म में चेंजेस हो रहे हैं, लेट सपोज मैं मेरे एड्रेस चेंज हो रहा है मान के चलो, तो मैं ऐसे डिटेल्स नहीं डाल सकता न्यूज़पेपर में कि भैया हमारे यहाँ बहुत सारे क्लाइंट्स आने लगे थे, बहुत सारे क्लाइंट्स बैठने लगे थे, सोफा फुल हो गया था, सोफे में बैठने की जगह नहीं थी, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अब दूसरा ऑफिस खोल रहे. तो इस टाइप का कुछ भी तुम डिटेल डाल रहे हो जिससे सॉलिसिटेशन हो रहा है, सो डेट इज नॉट अलाउड. सिमिलरली तुम बोल दोगे कि मेरे को बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे इसलिए हम अपना फोन चेंज कर रहे हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हमको रीच आउट कर रहे थे इसलिए हम अपना फोन नंबर चेंज कर रहे हैं, या फिर पार्टनरशिप में हमको चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हमको रीच आउट कर रहे हैं, देयरफॉर वी वांट टू इंक्रीज इन आवर पार्टनर्स. सो दिस ऑल डिटेल्स विच सॉलिसिट्स वर्क आर नॉट अलाउड. तुम्हारा मान लो है पार्टनरशिप जो फर्म है वो मान के चलो पुणे में है, पुणे मुंबई ये जो एरिया है यहाँ पे तुम सर्कुलेट कर सकते हो, बट तुम जाके कर रहे हो कोलकाता में, तुम जाके सर्कुलेट कर रहे हो न्यूज़पेपर दिल्ली में, वो सब अलाउ नहीं होगा, लिमिटेड सर्कुलेशन होना चाहिए. सिमिलरली मान के चलो तुम्हारा जो न्यूज़पेपर में सर्कुलेशन हो रहा है वो हर पेज में दिख रहा है तुम्हारा एड, हर पेज में तुम्हारा एड ही दिख रहा है, जैसे दिवाली में दिखता है सेल ऑफर,
फ्रंट पेज में भी दिखेगा तुमको, अमेजोन का लास्ट पेज में भी दिखेगा, बीच के पेज में भी दिखेगा. सो दैट सॉर्ट ऑफ सॉलिसिटेशन, दैट सॉर्ट ऑफ publicity, or that sort of advertisement in the news press is not allowed. That means what they say, mark this important, this should be limited to a bare statement of fact. मतलब तुमको बस इतना बताना है कि मेरा फोन नंबर ये था पहले और अब ये चेंज हो चुका है. And consideration given to the appropriateness of the area of distribution, mark करना area of distribution, limited to bare statement of fact. एंड नंबर ऑफ इंसर्शन, जो मैंने बताया ना, हर पेपर के हर एक पेज में नहीं डाल के रखना है या 2-3 पेज में नहीं डालना है, एक लिमिटेड होगा तुम्हारा एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी और नंबर ऑफ इंसर्शन, दोनों लिमिटेड होंगे. लिमिटेड एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड लिमिटेड नंबर ऑफ इंसर्शन. लिमिटेड एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिटेड एरिया ऑफ सर्कुलेशन, लिमिटेड नंबर ऑफ इंसर्शन एंड लिमिटेड टू बेयर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट. क्लियर है? Then a member is also permitted to issue a classified advertisement in the journal newsletter of the institute intended to give information for sharing professional. तो ये जो है ये तुम्हारा न्यूज प्रेस में नहीं हो रहा है, याद रखना. ये जो थर्ड पॉइंट है जिसको इंस्टीट्यूट अलाउ कर रही है, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, जहां जहां इंस्टीट्यूट अलाउ कर रही है, इसका एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं ना अपन. फर्स्ट पॉइंट का एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब क्या, ये 3 पॉइंट में अलाउ कर रही है इंस्टीट्यूट तुमको पब्लिसिटी करने के लिए. सो मेंबर परमिटेड है कि वो एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट डाले. कहाँ पे? जर्नल न्यूज़लेटर में. तुम लोग को जर्नल न्यूज़लेटर आया कभी? इंस्टीट्यूट से आईसीआई का जर्नल न्यूज़लेटर आता है, स्टूडेंट्स जर्नल. स्टूडेंट्स जर्नल कभी आया तो खोले उसको. सो उसके अंदर तुमको मिलेगा कई बार एक एडवर्टीजमेंट बीच में पेज, जहां पे हो सकता है कि इंफॉर्मेशन दी जाए बाय अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रिगार्डिंग व्हाट दे सीक. दे सीक माइट बी दे सीक अ पार्टनर, दे माइट सीक अ एम्प्लॉय, राइट? So that information, providing that sort of information is allowed provided it is given under जर्नल या न्यूज़लेटर ऑफ आईसीएआई. जर्नल और न्यूज़लेटर की बात हो रही है, अपन क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं वहां पे. ठीक है? शेयरिंग अबाउट प्रोफेशनल वर्क ऑन असाइनमेंट बेसिस, या तुमको पार्टनरशिप चाहिए किसी की, या सैलरीड एम्प्लॉय चाहिए कोई ऑफ अकाउंटेंसी नेचर, प्रोवाइडेड इंपॉर्टेंट, इट ओनली कंटेन्स उनका नाम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस, एड्रेस ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट ऑफ मेंबर. इससे ज्यादा तुम अपनी और बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं करोगे. अब मुझे बताओ एक बार क्विकली, नीचे मत देखना, मुझे बताओ क्या मैं अपना एरिया ऑफ एक्सपीरियंस या एरिया ऑफ एक्सपर्टीज जो है मेरी, मान के चलो मेरा टैक्स में एक्सपर्टीज है, तो क्या मैं टैक्स में हूँ, मैं एक्सपर्ट ऐसा बता सकता हूँ क्या? माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, माई एरिया ऑफ एक्सपीरियंस पर्टिकुलरली सिंस लास्ट 10 years 15 years आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इन टैक्सेशन एंड दैट टू इन डायरेक्ट टैक्सेशन. मैं क्या अपनी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, एरिया ऑफ एक्सपीरियंस बता सकता हूँ क्या? फटाफट बोलो. बोलो. यस सर, बता सकते. बता सकते, ताकि सामने वाले को भी समझ में आए कि हाँ इसको चाहिए क्या, राइट? और तुम भी प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाओ कि मेरे को टैक्सेशन में ही तुम्हारा एक्सपीरियंस चाहिए. अगर मेरे को एम्प्लॉय चाहिए तो मुझे टैक्सेशन रिलेटेड में चाहिए, इसलिए आई एम कम्युनिकेटिंग कि मेरा टैक्सेशन में है. या फिर अगर मेरा टैक्सेशन में नहीं है, मतलब मेरा टैक्सेशन में लेकिन मेरे को टैक्सेशन रिलेटेड नहीं चाहिए, कोई पार्टनर मेरे को ऑडिट रिलेटेड चाहिए, सो देन ऑल्सो आई नीड टू टेल ना कि मेरा टैक्सेशन में एक्सपीरियंस है, मेरा टैक्सेशन में एक्सपर्टीज है, एंड देयरफॉर आई सीक अ पार्टनर इन रिलेशन टू ऑडिट फील्ड. So for that purpose, you can tell factual position of experience and area of specialization relevant to seek response to the advertisement are permissible. Clear है? तो एक बार वापस से देख लो इसको, एडवर्टीजमेंट एंड नोट इन द प्रेस, एडवर्टीजमेंट एंड नोट इन द प्रेस. अभी आ जाओ एम्पेनलमेंट फॉर अलॉटमेंट ऑफ ऑडिट एंड अदर प्रोफेशनल वर्क. एम्पेनलमेंट फॉर allotment of audit and other professional work, like you must already be knowing कि like you want to get allotted government audits, right, or bank audits, cooperative society के audits. So all this require for you to get empaneled first, right? बैंक ऑडिट में तुमको empaneled होना पड़ेगा, बैंक ऑडिट के लिए सॉरी जो पैनल मेंटेन्ड है उसमें empaneled होना पड़ेगा. Similarly for government audits there must be some panel being maintained and then only you will be getting allotted government audits, right? So ये तुमको पता होगा कि you need to get first empaneled and then you will get the audits. So suppose what happened is, एग्जाम्पल यू डोंट नो कि तुम्हारे जो गोवा की कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, मान के चलो गोवा स्टेट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, तुमको पता है स्टेट स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट एक्ट होता है, मतलब हर सोसाइटी हर स्टेट का
खुद का एक्ट होता है, छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो समझ के चलो, मान को तो चलो कि तुमको पता नहीं था गोवा की कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी पैनल मेंटेन्ड है, और तुम चले गए ये पूछने की भैया क्या कोई पैनल मेंटेन करते हो क्या तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, अगर हाँ तो मेरा भी नाम डाल देना, अगर हाँ तो मेरा भी नाम डाल देना। तो ये जो टाइप की क्वेरी है, ये जो टाइप की इंक्वायरी है तुम्हारी, दिस इज कॉल्ड एज रोविंग इंक्वायरी। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज रोविंग इंक्वायरी, वेयर यू आर नॉट अवेयर अबाउट द एग्जिस्टेंस, वेयर यू आर नॉट अवेयर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द पैनल बीइंग मेंटेन। अगर तुमको पैनल जो मेंटेन किया जा रहा है वो मेंटेनेंस के बारे में, मतलब एग्जिस्टेंस के बारे में ही नहीं पता है, देन यू कैन नॉट इंक्वायर। यू कैन ओनली इंक्वायर फॉर यू टू गेट योर सेल्फ एम्पेनल्ड ओनली एंड ओनली व्हेन यू ऑलरेडी आर अवेयर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट पैनल। मतलब तुमको पता है कि ये पैनल मेंटेन है, तभी तुम जाके बोल सकते हो कि मुझे पैनल में इम्पेनल्ड कराओ दो। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, he is free to write to the concerned organization with a request to place his name on the panel. However, it would not be proper for chartered accountant to make a roving inquiry by applying to any such organization for having his name included in any such panel. Roving inquiry मतलब मैंने क्या बता दिया? Inquiry where you are not aware about the existence of the panel and you are still inquiring whether or not there is a panel being maintained, and if yes, please also empanel myself. So it is permissible to quote fees. Yes, it is permissible to quote fees on inquiries being received from such body. That means मान के चलो अगर तुम पैनल मेंटेन करके रखा है जहाँ बैंक ऑडिट के लिए, और तुमने एम्पैनल करवाया अपने आप को, और वहां पे अगर फीस कोटेशन की इंक्वायरी आ रही है फ्रॉम द पैनल से अगर इंक्वायरी आ रही है, बॉडी से, वो बॉडी से इंक्वायरी आ रही है, सो देन यू कैन यस रिस्पॉन्ड एंड कोट योर फीस। ठीक है? एप्लीकेशन फॉर एम्पेनलमेंट फॉर अलॉटमेंट ऑफ ऑडिट एंड अदर प्रोफेशनल वर्क, समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट है तो तुरंत तुरंत पूछते जाओ, नहीं तो अपन आगे बढ़ते जाएंगे फटाफट। अगर वापस से बताना तो तुरंत बोलो, और समझ में आया तो एक बार रीड करके फटाक से आगे बढ़ते जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर एम्पेनलमेंट फॉर अलॉटमेंट ऑफ ऑडिट एंड अदर प्रोफेशनल वर्क। अब नेक्स्ट है तुम्हारा ईएमडी सिक्योरिटी डिपॉजिट। ईएमडी सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब क्या? ईएमडी यानी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। सो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट और या तुम्हारा सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लो, दैट इज लाइक, सपोज एग्जांपल तुमको गवर्नमेंट ऑडिट करनी है, गवर्नमेंट के टेंडर में डिपॉजिट भी मांगते हो लोग कई बार, तुमको पता होगा तो। सो सपोज कोई टेंडर में तुमको डिपॉजिट मांगा जा रहा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी मांगा जा रहा है फॉर यू इफ यू वांट टू कैरी आउट एनी ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंसी सर्विस। तुमको कोई भी सर्विस देनी है और सामने वाला तुमको ऑडिट के लिए या कोई भी और दूसरी सर्विस के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी मांग रहा है। जनरली सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों मांगते हैं? सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए मांगते हैं कि कल चल के अगर हम आपको टेंडर दे दे और उस दिन आप मना कर दो कि हम सर्विस नहीं करेंगे, तो फिर कैसे होगा? राइट? So generally they also ask, they if you cannot provide services then we will deduct the security deposit amount. So security deposit इसलिए मांगा जाता है so that you render your services properly, so that you render your services properly. So ये मान के चलो कस्टम है, ट्रेडिशन है, तो उसमें आईसीएआई क्या कर सकता है? उसमें इंस्टीट्यूट कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए जब ये दिक्कत आई एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के पास कि कई लोग बोलने लगे कि भैया ये सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों मांग रहे हैं हमसे, सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगने की क्या जरूरत है, हम सर्विस इसको देने वाले, सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मांगना चाहिए। सो उसमें एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने ये बोला कि भैया हम यहाँ पे इंटरफियर नहीं करेंगे क्योंकि ये बिजनेस कस्टम है, ये ट्रेडिशन है, ये कस्टम है। एंड अगर बहुत ही ज्यादा एक्सॉर्बिटेंट डिपॉजिट मांग रहे हैं, अगर एक्सॉर्बिटेंट डिपॉजिट मांगा जा रहा है, देन ओनली इन दैट केस वी विल सी द मैटर ऑन केस टू केस बेसिस, on case to case basis we can see the matter, but not as a general we can't provide any guideline। वो हम कोई ऐसा प्रोसीजर स्टेप प्रोवाइड नहीं कर सकते रिगार्डिंग ईएमडी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। दिस इज अ जनरल प्रैक्टिस कैरिड आउट बाय द एंटायर बिजनेस कस्टम ट्रेडिशन एंड द इंडस्ट्री। सो देयर can be a case where you are being asked for EMD or security deposit and we would not like to interfere in that case। ये नॉर्मल तुम्हारा हो गया अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट से रिलेटेड। इसके बाद ये तुम्हारा पब्लिकेशन ऑफ बुक्स आर्टिकल्स और प्रेजेंटेशन। सो पब्लिकेशन ऑफ बुक्स आर्टिकल और प्रेजेंटेशन में याद रखना, क्या अगर तुम अपनी बुक्स लिख रहे हो, आर्टिकल या प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो तुम उसमें अपना डेजिग्नेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज कर सकते हो और अपने फर्म का नाम भी यूज कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेम ऑफ द फर्म कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन दैट बुक आर्टिकल और प्रेजेंटेशन, इन दैट बुक आर्टिकल और प्रेजेंटेशन। एक फटाफट से एक लिस्ट बनाते चलो, एक लिस्ट बनाते चलो जहां पे फर्म नेम अलाउड है या फर्म नेम अलाउड नहीं है।
ठीक है, एक लिस्ट बनाते चलो जहाँ पे अपन फटाफट से जॉट डाउन करते जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे फॉर्म नेम अलाउड है, कहाँ पे फॉर्म नेम अलाउड नहीं है, सो डेट अगर एमसीक्यू आता है तो यू आर एबल टू क्रैक दैट इजीली। तो देखो फॉर्म नेम अलाउड है, अभी अपन ने देखा जहाँ पे बुक्स आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं, बुक्स आर्टिकल पब्लिकेशन, ठीक है। अब जहां जहां पे आते जाएगा अपन उसको अपडेट करते जाएंगे, फर्म नेम जहां जहां अलाउड है, फर्म नेम जहां जहां अलाउड नहीं है, ये बाजू में इतनी सारी जगह दी है, उसको यूज करते जाओ। अभी आ जाओ इश्यू ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स और इनविटेशंस, इश्यू ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स और इनविटेशंस। तो मान के चलो अब तुम लोग की शादी होने वाली है, मान के क्या चलना है, होगी थोड़े दिनों बाद, थोड़े सालों बाद, राइट। सो अब अगर उस शादी में तुमने अपना जो ग्रीटिंग कार्ड छपवाया है, राइट, सो वो जो मैरिज के लिए या कोई भी रिलीजियस सेरेमनी के लिए, दिवाली पूजा हो रही है या लक्ष्मी पूजा हो रही है या तुम्हारे इनॉग्रेशन सेरेमनी है, ऑफिस खोले हो तुमने नया, दुकान खोले तुमने नया, जो भी है, सो ये जो सेरेमनीज है, इसमें तुम किन किन लोगों को ग्रीटिंग कार्ड या इनविटेशन दे सकते हो, कैसा ग्रीटिंग कार्ड, मैं नॉर्मल ग्रीटिंग कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल ग्रीटिंग कार्ड तो दे ही सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, पूरी दुनिया को दो। लेकिन अगर तुम्हारे ग्रीटिंग कार्ड या इनविटेशन में सीए डेजिग्नेशन है और तुम्हारे फर्म का नाम है, अगर तुम्हारे ग्रीटिंग कार्ड में सीए डेजिग्नेशन है और तुम्हारे फर्म का नाम है, देन इन दैट केस दैट ग्रीटिंग कार्ड शुड ओनली बी सर्कुलेटेड टू क्लाइंट्स, मतलब तुम्हारे क्लाइंट्स, तुम्हारे रिलेटिव्स एंड तुम्हारे फ्रेंड्स ऑफ द मेंबर्स कंसर्न। क्लियर है क्या? अगर ऐसा ग्रीटिंग कार्ड है जहां पे तुम अपने सीए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज अपना फर्म का नेम यूज कर रहे हो इन द ग्रीटिंग कार्ड इनविटेशन फॉर मैरिज, देन इन दैट केस you need to ensure कि these are circulated only and only to clients, relatives and friends of the members concerned। क्लियर है क्या ये? तो अगेन यहाँ पे भी देखो फर्म नेम आया है, यहाँ पे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज द नेम ऑफ द फर्म, तो नेम ऑफ द फर्म आया है, तो यहाँ अपडेट कर दो, इश्यू ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स टू फ्रेंड्स रिलेटिव्स एंड क्लाइंट्स, देन द फर्म नेम इज अलाउड, देन द फर्म नेम इज अलाउड, इश्यू ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स टू फ्रेंड रिलेटिव्स एंड क्लाइंट्स, देन द फर्म नेम इज अलाउड। क्लियर है? अब मुझे बताओ फटाफट से सोचते हुए, नाउ आई विल रिक्वायर योर पार्टिसिपेशन। आई थिंक कि काफी ज्यादा वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, आई नीड नाउ कम्युनिकेशन फ्रॉम योर साइड। एक बार तुम लोग अपना अपना ओपिनियन देते जाओ जैसे जैसे मैं पूछते जाऊंगा, सो डेट यू विल ऑल्सो टेंड टू रिमेंबर कि हाँ ये पॉइंट में ऐसा नहीं था, मैंने गलत आंसर दिया था, ये आंसर ऐसा था, ठीक है। एडवर्टीजमेंट फॉर सिल्वर गोल्डन प्लेटिनम सेंटेनरी सेलिब्रेशन, मुझे बताओ अगर आज चल के तुम्हारे फॉर्म में मान के चलो 90 आर्टिकल है और तुम अपना न्यूज़पेपर में डाल रहे हो कि हमारी एक आर्टिकलशिप प्रीमियर लीग होती है, आर्टिकलशिप प्रीमियर लीग मतलब सारे क्रिकेटर्स वहां पे 90 आर्टिकल्स है तो 88 लोगों की टीम बन रही है, हमारे है ही इतने आर्टिकल की 8 टीम तो हमारी ही बन जाएगी और अपनी खुद की आईपीएल जैसे एक लीग करवा रहे, तो क्या इस टाइप का एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर या न्यूज लेटर में अलाउड है क्या? बोलते जाओ फटाफट से। एडवर्टीजमेंट लाइक सॉर्ट ऑफ द इवेंट, तुम किसी इवेंट के बारे में एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, कौन सा इवेंट मैंने बताया अभी, आर्टिकलशिप प्रीमियर लीग तुमने कराने जाना है और तुम उस इवेंट के बारे में पब्लिसिटी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो अगर, तो क्या ये अलाउ होगा क्या? बोलो भाई। नहीं होगा सर। नहीं होगा, राइट। इट इज नॉट अलाउड फॉर यू टू पब्लिसाइज और एडवर्टाइज एनी सॉर्ट ऑफ इवेंट, करेक्ट प्रतीक? इट इज नॉट अलाउड फॉर यू टू एडवर्टाइज एनी सॉर्ट ऑफ इवेंट। हाउएवर मान के चलो अगर तुम्हारी ही फर्म को 60 साल हो गए, 60 ईयर्स हैज बीन डन, एंड नाउ तुम्हारे फादर चाह रहे हैं, तुम्हारे फादर ने खोला था वो फर्म, ठीक है, तुम भी उसी को लेगेसी को मेंटेन करते हुए चल रहे हो, और नाउ योर फादर वांट्स टू थ्रो आउट अ पार्टी फॉर कंप्लीशन ऑफ 60 ईयर्स ऑफ द फर्म, जहां पे सारे सीए वगैरह बहुत सारे लोग आएंगे, कैन दिस बी पब्लिश्ड इन द न्यूज लेटर और न्यूज़पेपर? प्रतीक बोल रहे अलाउड है, बाकी लोग बोलो अपना क्या क्या व्यू है। प्रतीक बोल रहे अलाउड है, सचिन? नहीं सर, पब्लिकली नहीं होगा रिलीज। यू शुड नॉट डू पब्लिकली, सचिन बोल रहे कि नहीं करना है, तो बाकी लोग क्या बोल रहे हो भाई? अलाउड है तो क्यों अलाउड है प्रतीक? सर सिल्वर जुबली मतलब 50 ईयर्स के ऊपर हो सकता है तो अपन उसको
एडवर्टाइज कर सकते हैं। एडवर्टाइज कर सकते हैं, करेक्ट है, बट क्यों हाँ। कर सकते हैं? सो इंस्टीट्यूट बोलती है कि अगर भाई मेंबर्स लोग आपस में नहीं मिलेंगे तो सोशलाइजेशन कैसे होगा, नेटवर्किंग कैसे बढ़ेगी, राइट? सो फॉर दैट पर्पस मेंबर साथ में मिले, सोशलाइज हो, राइट, रिलेशनशिप बढ़े आपस में। और जनरली ऐसे गेट टुगेदर ओकेशन में कौन आएंगे? क्लाइंट्स आएंगे तुम्हारे, और तुम्हारे ही मेंबर्स क्लाइंट्स। आएंगे, तुम्हारे ही भाई बंधु आएंगे, आजू बाजू वाले, ठीक है? सो एडवर्टीजमेंट फॉर सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, प्लेटिनम, सेंटेनरी सेलिब्रेशन, मतलब कौन कौन से देख लो। सिल्वर मतलब क्या हुआ? सिल्वर यानी 25 ईयर्स, राइट? गोल्डन ट्वेंटी यानी फाइव 50 ईयर्स, ईयर्स 50। डायमंड यानी 60, प्लेटिनम यानी 75। ठीक है, डायमंड या 75 भी हो सकता है, और तुम्हारा प्लेटिनम 60 हो सकता है। एंड सेंटेनरी हो गया तुम्हारा 100। तो इस मौके पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम अपना गेट टुगेदर ओकेशन करो। ऐसे ही तुमने 25 साल, 50 साल, 60, 75, 100 साल दिए हैं सीए फ्रेटर्निटी को, तो इतना तो बनता है तुम्हारे लिए, ठीक है? यू कैन पब्लिश दिस इन द न्यूज़पेपर और न्यूज लेटर रिगार्डिंग एनी सॉर्ट ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ इवेंट। ये इवेंट अलाउड है, ये इवेंट अलाउड है, याद रखना, यस सर। ठीक है? स्पॉन्सरिंग एक्टिविटी में आ जाओ, मुझे बताओ क्या तुम स्पॉन्सरशिप, मतलब क्या तुम स्पॉन्सर कर सकते हो? मान के चलो एक क्रिकेट इवेंट, अगेन एक क्रिकेट इवेंट हो रहा है, जो अपना बॉक्स लीग हो रही है, बॉक्स बॉक्स प्रीमियर लीग, बॉक्स क्रिकेट हो रहा है। बॉक्स क्रिकेट में तुम भी अपना स्पॉन्सर किए हो, और तुम चाहते हो कि तुम्हारा पोस्टर भी, वो जो नेट्स में लगे रहते हैं ना सारे पोस्टर, मतलब क्रिकेट अंदर हो रहा है और बाहर ऊपर ऊपर में सारे पोस्टर लगे हुए मिलेंगे। पोस्टर यानी फ्लैक्स प्रिंट आती है, तुम लोग कभी देखे होंगे, बॉक्स क्रिकेट में जाते हो खेलने, कभी गए होंगे, या कोई लीग में गए होंगे क्रिकेट खेलने की, तो यू मस्ट हैव सीन की ऊपर ऊपर में पूरा फ्लैक्स प्रिंट से निकल पूरा एक साइड दूसरे दूसरे साइड तक सारे स्पॉन्सर के नाम दिए रहते हैं। तो क्या वो अलाउड है क्या तुमको स्पॉन्सरशिप देना और तुम्हारा नाम पे एडवर्टीजमेंट होना उस टाइप के इवेंट में? बोलो जल्दी जल्दी, क्या लगता है? बोलोगे तो याद रहेगा, नहीं बोलोगे तो कैसे रहेगा? जो लग रहा है बोलो। क्या स्पॉन्सरशिप करना अलाउड है तुमको? कैन यू डू स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी, दैट मीन्स कैन यू स्पॉन्सर सम इवेंट? किसी इवेंट को स्पॉन्सर कर सकते हो? बाकी लोग तो बोलो। प्रतीक, नॉट अलाउड। यस, चिराग, सिद्धार्थ, विनिशा, Not allowed. नॉट अलाउड, दैट इज स्पॉन्सरशिप नॉट एक्टिविटी अलाउड भी सर। अलाउड नहीं है। बट एक एक्सेप्शन है इसका, रिगार्डिंग व्हाट? एक एक्सेप्शन है क्या? कि अगर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट है एक आईसीआई की, जो कि सारे ये जो समझ लो जितने कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, राइट, या जो भी आईसीआई का इवेंट होते हैं रिगार्डिंग लेक्चरशिप और स्पॉन्सरशिप, रिगार्डिंग लेक्चरशिप और कॉन्फ्रेंसेस, सो ये सब एक कमिटी कराती है विच इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ऑफ आईसीआई। अगर वो प्रायर अप्रूवल ले रही है, प्रायर अप्रूवल किसका लेना पड़ेगा? कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डायरेक्टरेट, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन का डायरेक्टर जो है, मतलब सीपीई जो कमिटी है उसका जो डायरेक्टर है, उसका प्रायर अप्रूवल के साथ अगर पीओयू कमिटी जो है अपनी प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट ऑफ जो आईसीआई है, अगर वो एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करा रही है, सो इन दैट केस यू कैन स्पॉन्सर। क्यों यहाँ पे अलाउ क्यों किया जा रहा है? अगेन अलाउ इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि भाई यहाँ पे जनरली तुम्हारा जो कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे कौन आएंगे? सीए तो आएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो आएंगे जनरली। इस टाइप की जो एक्टिविटी होती है, जो इवेंट होते हैं, विच इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द पीओयू ऑफ आईसीआई and which requires prior approval of CPE directorate. So in those events, generally who will come? CAs only will come, right? So there, even if you do some advertisement, doesn't matter because सारे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने अपने काम बढ़िया से कर रहे हैं। So however, such firm member or firm may sponsor an event. लॉजिक समझते जाओ पीछे पीछे, तो तुमको याद चलते रहेगा हमेशा, ठीक है? लॉजिक पीछे से समझते जाना एंड देन यू विल नॉट फॉरगेट। स्पॉन्सर कर सकते हैं कि अपन को इवेंट को, यस वी कैन स्पॉन्सर प्रोवाइडेड इट इज अ प्रोग्राम व्हिच इज कंडक्टेड बाय पीओयू of ICI and such event has been prior approved by the CPE directorate. And secondly, related to CSR activity, सीएसआर एक्टिविटी के लिए अगर तुमको स्पॉन्सरशिप से मना कर दिया अगर गवर्नमेंट ने, इंस्टीट्यूट ने, तो गवर्नमेंट तो कच्चा चबा देगी आईसीआई को, राइट? गवर्नमेंट कच्चा चबा देगी आईसीआई को, डेट मींस व्हाट? आईसीआई मना नहीं कर सकती है रिगार्डिंग स्पॉन्सरिंग फॉर सीएसआर एक्टिविटी। सीएसआर एक्टिविटी अलाउड है, सीएसआर एक्टिविटी के लिए तुम स्पॉन्सर कर रहे हो तो अलाउड है, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड इंपॉर्टेंट, मेंशनिंग ऑफ द फर्म नेम या सीओ लोगो इज नॉट परमिटेड। सीए लोगो और फर्म नेम परमिटेड नहीं है, ऊपर मार्क कर लो और इंपॉर्टेंट अपडेट करते जाओ, नॉट नॉट अलाउड की लिस्ट को, फर्म नेम नॉट अलाउड की लिस्ट में अपडेट कर दो। स्पॉन्सरिंग एक्टिविटी के केस में तुम अपना फर्म नेम नहीं लिख सकते हो, लिस्ट अपडेट कर दो।
ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, एडवर्टीजमेंट ऑफ टीचिंग कोचिंग एक्टिविटीज बाय मेंबर, एडवर्टीजमेंट ऑफ टीचिंग या कोचिंग एक्टिविटीज बाय द मेंबर्स। सो सॉर्ट ऑफ मेरे से रिलेट कर लो तुम लोग कि अगर मैं क्या टीचिंग या कोचिंग एक्टिविटी की एडवर्टीजमेंट कर सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ क्या, एडवर्टीजमेंट ऑफ टीचिंग एंड कोचिंग एक्टिविटी बाय मेंबर्स, क्या लगता है तुमको? तुम लोग देखे ही होंगे ऑलरेडी, कितने सारे एडवर्टीजमेंट तो होते ही है, एडवर्टीजमेंट ऑफ टीचिंग एंड कोचिंग एक्टिविटीज। तो एक बात और भी याद रखना कि थ्योरी और वास्तविकता में बहुत अंतर है यहाँ पे। प्रतीक बोल रहा है अलाउड है। सो पहली बात तो टीचिंग और कोचिंग एक्टिविटी कैरी आउट करना अलोंग विथ सीए इन प्रैक्टिस, मैं सीए इन प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे जितने क्लॉजेस अपन पढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 अभी तक जितने ही पढ़ रहे हैं अपन क्लॉज, सारे पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1 जो है वो सीएन प्रैक्टिसिंग के लिए। तो वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस है वो तुम्हारे टीचिंग और कोचिंग एक्टिविटी भी अगर कर रहे हैं, सो डेट विल बी डेल्ट अगेन सेपरेटली अंडर क्लॉज 11। वहां पे क्लॉज 11 में जो तुम्हारा सेपरेट ऑक्यूपेशन है, दूसरा कोई ऑक्यूपेशन है, बिजनेस है, वेदर यू कैन कैरी आउट दैट ऑक्यूपेशन और बिजनेस, दैट यू नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम आईसीआई, वो अपन क्लॉज 11 में देखेंगे रेगुलेशन 190A में क्या क्या अलाउड दिया हुआ है। सो सपोज यू आर बीइंग अलाउड, यू आर कैरिंग आउट टीचिंग कोचिंग एक्टिविटीज। नाउ रिगार्डिंग दैट, क्या ये तुम एडवर्टीजमेंट कर सकते हो क्या, क्या तुम उसका एडवर्टीजमेंट कर सकते हो क्या? बोलो। प्रतीक बोल रहा है यस वी कैन डू। तो भाई इसमें दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट एज सच तो अलाउड नहीं है, बिकॉज ऑफ व्हाट, टीचिंग आवर्स 25 आवर्स इन अ वीक, दैट विल सी। रुक जाओ प्रतीक, ठीक है, वो सब जो है वो क्लॉज 11 में देखेंगे अपन, अभी अपन सिर्फ एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं, बाकी कुछ बात नहीं कर रहे अभी अपन। बाकी अगर तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कितने घंटा पढ़ा सकते हो विदाउट प्रायर परमिशन, प्रायर परमिशन के साथ कितना पढ़ा सकते हो, वो सब अभी अपन बात नहीं कर रहे, ठीक है। अभी अपन सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट तुम कर सकते हो क्या? तो सपोज मान के चलो, इससे क्या हो सकता है बोल रहे हैं, देखो, मे अमाउंट टू इनडायरेक्ट सॉलिसिटेशन, मतलब डायरेक्टली तो सॉलिसिटेशन हो ही सकता है, डायरेक्टली तो मैं तुमको बुलाऊंगा ही कोचिंग पढ़ाने के लिए, वो डायरेक्ट सॉलिसिटेशन तो हो ही सकता है। इनडायरेक्ट सॉलिसिटेशन भी कैसे हो सकता है, इनडायरेक्ट सॉलिसिटेशन भी हो सकता है। सपोज के चलो, आज चल के बिनिशा के पापा है कि ये बिनिशा को ऑडिट पढ़ाना है करके, या बिनिशा ने बताया कि मेरे को यश पढ़ाते ऑडिट, एंड सपोज उनके पापा को ये भी पता है कि मुझे ऑडिट करवाना भी है, टैक्स ऑडिट मुझे एप्लीकेबल हो रहा है इस साल से, मेरे को ऑडिट भी करवाना है। तो उनको क्या लगा कि अगर बिनिशा को यश ऑडिट पढ़ाते हैं तो ऑडिट तो और बढ़िया से कर लेते होंगे, ऑडिट तो बढ़िया से और कर लेते होंगे। सो अगर ऑडिट पढ़ाते हैं तो ऑडिट तो कर ही लेते होंगे, सो डेट इज अगेन व्हाट, डूइंग व्हाट, इनडायरेक्ट सॉलिसिटेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, सो देयर बाय आई एम ऑल्सो अट्रैक्टिंग अदर फील्ड्स ऑफ पीपल एज वेल, बाकी फील्ड के पीपल को भी मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ बाय डूइंग व्हाट, टीचिंग कोचिंग, एंड देयरफॉर दैट tantamount to direct as well as indirect solicitation, and that is why the advertisement in sort of coaching premises में तुम बाहर कोचिंग प्रीमाइसेस के एड्रेस को बाहर बाहर हर जगह होर्डिंग लगा रहे हो, पोस्टर लगा रहे हो, बैनर लगा रहे हो, ठीक है, या और कोई भी तरीके से एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, सो देन दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट अलाउड। हर जगह तुम अपने बैनर कोचिंग होर्डिंग वगैरह लगा रहे हो तो, लेकिन लेकिन तुम अपने ही जहां पढ़ाते हो, तुम जहां पढ़ाते हो तुम उस प्रीमाइसेस के बाहर ही, उस प्रीमाइसेस के बाहर ही अगर तुम होर्डिंग एंड ऑल लगाते हो, होर्डिंग इन द सेंस जिस जहां तुम पढ़ाते हो उसके जस्ट बाहर पे अगर तुम लिख रहे हो कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, मैं क्या नाम है, क्या कोचिंग का नाम क्या है, देन दैट इज अलाउड, देन दैट इज अलाउड। लेकिन प्रोवाइडेड वो कोचिंग प्रीमाइसेस के जस्ट बाहर होना चाहिए तुम्हारा एडवर्टीजमेंट। क्लियर है? सो subject to the above prohibition, such members may put outside their coaching teaching premises sign board mentioning the name of coaching, क्या क्या बता सकते हो, देखो, नाम, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, सब्जेक्ट जो तुम पढ़ा रहे हो, एंड एज रिगार्ड द साइज एंड टाइप ऑफ साइन बोर्ड, तो जो तुम्हारी काउंसिल जनरल गाइडलाइन लगती है नॉर्मली एज इज वो ही लग जाएगी, मुटाटिस मुटंडिस, दैट मीन्स व्हाट, जो काउंसिल जनरल गाइडलाइन है तुम्हारे सीए फॉर्म के लिए, तो तुम्हारा जो फॉर्म नेम का बोर्ड होता है ना, फॉर्म नेम का बोर्ड होता है, वो तुम्हारा विजिबल जितना होना चाहिए उतना ही साइज होना चाहिए, विजिबल साइज का होना चाहिए, प्लस कलरफुल एकदम नहीं हो सकता, मतलब एकदम ज्यादा भड़कता तड़कता नहीं हो सकता, प्लस तुम्हारा अंदर में लाइटिंग वगैरह जो जलती है, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। सो सेम कंडीशन विल अप्लाई हियर ऑल्सो फॉर कोचिंग बोर्ड एंड प्रीमाइसेस के जो होर्डिंग बोर्ड है, दैट द सेम कंडीशन रिगार्डिंग की वो विजिबिलिटी वही होनी चाहिए, वो लाइटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, राइट। सो सेम कंडीशन विल अप्लाई मुटाटिस मुटंडिस इन द केस ऑफ
साइन बोर्ड्स ऑफ द कोचिंग योर कोचिंग प्रीमाइसेस एज वेल। तो याद रखना, तुम अपना नाम बता सकते हो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो ये बता सकते हो, और कौन सा क्या तुम्हारे कॉन्टेक्ट डिटेल है, लेकिन प्रोवाइडेड ये कोचिंग प्रीमाइसेस के जस्ट बाहर तुम लगा रहे हो। हर जगह तुम अपना ये कोचिंग प्रीमाइसेस के बाहर के अलावा हर जगह तुम अपना बोर्डिंग, होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर नहीं लगा सकते हो। क्लियर है? यस और नो? अभी आ जाओ नेक्स्ट, शेयरिंग फॉर्म प्रोफाइल विद प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। तो अभी मेरे को मान के चलो कि मेरे को पता है कि पूजा के पापा बहुत बड़े स्टील इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़े बिजनेसमैन है, एंड देयर फॉर आई डिड वॉट, मैंने पूजा को बोला कि भैया मेरा जो प्रोफाइल है ना, मेरा प्रोफाइल, मेरा नहीं मतलब मेरे फर्म का प्रोफाइल, कि हमारे यहाँ 5 पार्टनर है, हम इसी से स्टील इंडस्ट्री में इतने सारे ऑडिट कर चुके हैं, इतने सारा एक्सपीरियंस है। सो मैंने बोला कि ये जो हमारा प्रोफाइल है, हमारे इतने आर्टिकल है, इतने पार्टनर है, इतना एक्सपीरियंस है, ये अपने पापा को दे देना, ये अपने पापा को दे देना, मैंने बोल दिया पूजा को। सो क्या ये परमिटेड है क्या? नो, इट इज नॉट परमिटेड टू शेयर द प्रोफाइल ऑफ द फर्म विद द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। मेरे को पता है कि पूजा के पापा तो मेरे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट हो सकते हैं, एंड देयरफॉर दैट इज व्हाई आई टोल्ड पूजा टू गिव द प्रोफाइल ऑफ द फर्म टू हर डैड। देन दैट इज नॉट अलाउड अनलेस एंड अनलेस उनके पापा मेरे को खुद पर्सनली पूछ रहे। अगर पूजा के थ्रू मेरे को पर्सनली उसके पापा पूछ रहे कि पूजा तुम्हारे जो टीचर है ऑडिट जो पढ़ाते हैं, क्या वो स्टील इंडस्ट्री में ऑडिट वगैरह करते हैं, या स्टील स्टील ऑडिट कर लेंगे हमारा हमारा क्या वो ऑडिट कर पाएंगे क्या? तो अगर सामने से रिस्पॉन्स आ रहा है, सामने से क्वेरी आ रही है, तो देन वी कैन ऑब्वियसली ऑब्वियसली रिस्पॉन्स। अगर सामने से क्वेरी आ रही है तो देन वी कैन रिस्पॉन्स। क्लियर है? अब मुझे बताओ टेलीविजन और मूवी क्रेडिट, टेलीविजन और मूवी क्रेडिट में क्या तुम्हारा नाम आ सकता है क्या? तुमने कभी कोई मूवी देखी होगी तो लास्ट में तुमको दिखता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का नाम। मूवी की भी ऑडिट होती है पूरी। तुमने इनकम टैक्स में डिडक्शन भी पढ़ा होगा ना कि ये मूवी के लिए जितना खर्चा होता है, तो अगर वो जो रिलीज हो रही है सो 180 डेज से कम में रिलीज हो रही है, या कुछ कुछ कंडीशन रहे रहते हैं, तो इन दैट केस यू कैन प्रोपोर्शनेटली रिकॉग्नाइज द एक्सपेंस। और अगर पूरा का पूरा साल है तुम्हारे पास या जैसा भी है कुछ कुछ कंडीशन है, तो देन यू कैन टेक अवे ऑल द एक्सपेंसेस इन दैट ईयर ओनली। उसी साल तुम सारे का सारा खर्चा ले सकते हो। ये तुमने पढ़ा होगा इनकम टैक्स में, तो पूरा मूवी की भी ऑडिट होती है, तुमको पता होगा। तो तुमने, जैसे मैं कौन सा देख रहा था लास्ट, भूल भुलैया 2, उसमें मेरे को याद है कि मेहता एंड कंपनी, मेहता एंड कंपनी थे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लास्ट में आता है लिख के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कौन है इस मूवी के लिए। सो मेहता एंड कंपनी थे उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर्टिकुलरली। सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि मूवी क्रेडिट में आ रहे तुम लास्ट में या शुरू में, तो क्या वो अलाउड है क्या? यस इट इज अलाउड, इट इज अलाउड, बट कोई स्पेशल फॉन्ट साइज नहीं होना चाहिए, अलग से तुम्हारा सोलिसिटेशन नहीं होना चाहिए। कुल मिला के तुम ऐसा लिख रहे हो, मान के चलो स्पेशल थैंक्स, तुम्हारे मूवी में आ रहा है स्पेशल थैंक्स टू अमिताभ बच्चन एंड चांडक एंड एसोसिएट्स, तो क्या ये अलाउड होगा क्या? क्या ये अलाउ होगा क्या? नो, दिस विल नॉट बी अलाउड। इट शुड नॉट टेंटामाउंट टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉलिसिटेशन, एकदम आंख में नहीं आना चाहिए। ठीक है? टेलीविजन और मूवी क्रेडिट में देख लो कि since it is allowed it must be taken care that exhibition of name is not made differently as compared to other entries in the credit। बाकी लोग छोटे छोटे दिख रहे हैं, तुम्हारा स्पेशल थैंक्स के अंदर आ रहा है, बताओ। बाकी लोग का फॉन्ट साइज छोटा छोटा है, तुम्हारा एकदम बड़े फॉन्ट साइज में आ रहा है। सो दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ। ठीक है? अभी आ जाओ सॉलिसिटिंग प्रोफेशनल वर्क बाय मेकिंग रोविंग इंक्वायरीज। अभी अपन ने देख चुके ऑलरेडी क्या रोविंग इंक्वायरी के थ्रू अलाउ है सॉलिसिटेशन? नो, इट इज नॉट अलाउड, राइट? सिमिलरली तुमको लग रहा है कि इनको मेरी सर्विस लग सकती है, जैसे कि मैंने बताया ना विनिशा के पापा को, मेरे को लगा कि उनको सर्विस लग सकती है मेरी, तो मैं उनको स्पेसिफिकली रोविंग इंक्वायरी नहीं कर सकता हूँ, बट ठीक है, आई कांट एंगेज इन टू रोविंग इंक्वायरीज, इट इज नॉट अलाउड, इट वुड टेंटामाउंट टू एडवर्टीजमेंट ओनली। लास्ट के 2 पॉइंट आ जाओ, 2-3 पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 6 के। ठीक है? इसके बाद अपन को एडवर्टीजमेंट की गाइडलाइंस भी पढ़नी है, एडवर्टीजमेंट सॉरी वेबसाइट की गाइडलाइंस, वेबसाइट की गाइडलाइंस। तो देखो ये वाला पॉइंट क्या बोलते हैं,
स्कोप ऑफ रिप्रेजेंटेशन अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 4, 140 सबसेक्शन 4 याद है तुमको किस बारे में था? फटाफट से बताओ एक बार तो। कंपनी ऑडिट तो रट रट के खून में बसा हुआ होगा तुम्हारे, आईपीसीसी में इतने अच्छे से पढ़े हुए हो। 140 सबसेक्शन 4 क्या था? बोलो बोलो बोलो। 140 सबसेक्शन 1, 140 सबसेक्शन 2, 140 सबसेक्शन 3, 140 सबसेक्शन 4। 140 सबसेक्शन 4 में था रिमूवल ऑफ फॉर्म या रिमूवल ऑफ ऑडिटर, रिमूवल ऑफ ऑडिटर ऑन एक्सपायरी ऑफ इट्स टेन्योर। मतलब जब उसकी एक्सपायरी हो जाती है और तब उस जगह पे या तो तुम उसको एज एन ऑडिटर हटा रहे हो या तो तुम उसके जगह किसी और ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो। सो इन दैट केस 140 सबसेक्शन 4 में पूरा पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है कि स्पेशल नोटिस लगेगा, एंड देन यू हैव टू आल्सो सर्कुलेट द नोटिस टू द ऑडिटर। ऑडिटर के पास राइट होगा कि वो रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं अपने बिहाफ में कि भैया मैंने ये काम किया इतने अच्छे से, एंड देयर फोर आई रिक्वायर वन मोर चांस, या मुझे ऑडिट करने का अगर चांस मिलता है तो मैं डिलीजेंटली एंड ऑनेस्टली ऑडिट करूंगा विद इंटीग्रिटी। ये सब रिप्रेजेंटेशन देता है ऑडिटर अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 4। और वो जो रिप्रेजेंटेशन आता है हम पूरा एजीएम में जो नोटिस जाती है उसके साथ वो रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर का भी फॉरवर्ड करते हैं। और अगर नहीं कर पाते तो देन ऑडिटर का राइट है टू गेट रिप्रेजेंटेशन और राइट टू अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग गेटिंग हर्ड इन एजीएम। एजीएम में वो बोल सकता है, राइट। सो ऑल दिस पॉइंट्स वर देयर अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 4। जब तुम किसी ऑडिटर को या तो हटा रहे हो ऑन एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म या फिर उसके जगह किसी और ऑडिटर को ले रहे हो, सो इन दैट केस ऑडिटर तो रोएगा ही ना, ऑडिटर की तुम जॉब छीन रहे हो। एंड देयरफॉर व्हाट डज दिस से कि तुम जो अपना रिप्रेजेंटेशन देते हो वो तुमको अलाउड है अंडर कंपनीज एक्ट, तुमको राइट देता है कि यू कैन गिव योर रिप्रेजेंटेशन ऑन योर बिहाफ, एंड दैट इज व्हाई your representation but however should not contain any derogatory remarks on the management या BOD। मतलब तुम ये नहीं बोल सकते कि BOD का जितना कराया दे रहा है मैंने ही तो कराया है, तुम लोग इतने ज्यादा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, मैंने अगर नहीं बताता तो क्या होता, तुम्हारे एंटिटी का डूब जाती, ये वो फलना दिखना तुम चालू कर दोगे अगर इन योर रिप्रेजेंटेशन, देन दैट इज नॉट अलाउड। डेरोगेटरी रिमार्क्स और इनडायरेक्ट सॉलिसिटेशन होना ये सब अलाउड नहीं है। यू कैन ओनली एंड ओनली मेंशन व्हाट, यू कैन ओनली मेंशन that you were acting independently throughout the tenure of your office। मतलब तुम जितने 5 साल या 10 साल तक जितने साल तुमने काम किया है, you were acting independently and conscientiously through the term of the office and may in addition indicate his willingness to continue as auditor। अगर मुझे फिर से अपॉइंट किया जाता है then I am willing to continue as an auditor, I am willing to continue as an auditor। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ये यहां से पॉइंट्स। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो बोलते जाओ। यस, अपन थोड़ा स्पीड से जाते जा रहे हैं, किसी को कोई बीच में दिक्कत है तो बोलो। वी आर गोइंग एट अ बिट हाई स्पीड थोड़ा भी। इफ नो डाउट देन वी विल मूव अहेड। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या, बढ़े क्या, बढ़े क्या? यस, चलो बिनिशा, अभी मान के चलो बिनिशा, अपन गए कोई पार्टी में एंड देयर मेरा क्लाइंट मुझे मिला एंड मैंने तुम्हारे को उस क्लाइंट से मिलाया। यू आर ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरा जो क्लाइंट था तुमसे मिला एंड देन देयर आफ्टर आफ्टर मीटिंग यू उसने बोला कि अब मैं आपसे आपसे ऑडिट नहीं कराऊंगा, बिनिशा से ही ऑडिट कराऊंगा। यू ही गॉट इम्प्रेस्ड बाय योर नॉलेज एंड एवरीथिंग। सो वो आगे तुम्हारे पास, वो आगे तुम्हारे पास नेक्स्ट डे ऑफिस में और बोला कि अब मैं अपनी पूरी फाइल लेके आ गया हूँ, अब मेरा ऑडिट आप कर दो, मेरा ऑडिट आप कर दो। तो क्या तुम एक्सेप्ट करोगी? नहीं। तो क्या बोलोगे? थ्रू मेरे फ्रेंड के थ्रू ही आना चाहिए वो, मतलब डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ था। सो तुम बोलोगे कि यू नीड टू फर्स्ट इन्फॉर्म टू यश, ठीक है, उनको बता के आओ। दैट मीन्स व्हाट, यू कैन नॉट एक्सेप्ट डायरेक्ट एंगेजमेंट फ्रॉम एनी क्लाइंट विच हैज बीन इमेनेटेड फ्रॉम योर अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। मतलब किसी और ने तुमको मिलाया और तुम उससे आप डायरेक्ट एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते हो। If it is emanating from another chartered accountant in practice, that is what it says,
council has decided that a member should not accept the original professional work. जो original professional work किसके पास था? मेरा. emanating from a client introduced to him by another member. तो मैंने बिनिशा से मिलाया. he got impressed by बिनिशा and therefore he said कि अब मैं बिनिशा के पास जाऊंगा. so that is what they say कि अगर कोई professional work of such client comes to बिनिशा directly, then बिनिशा की ड्यूटी बनती है to ask the client that the client should come through Yash. The client should come through Yash, dealing generally with his original work. तो जो मैं ओरिजिनल वर्क को डील कर रहा था उनके थ्रू तुम होके आओ. क्लियर है क्या? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जितने पॉइंट्स अपन एक एक पॉइंट पढ़ते जा रहे हैं, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कोई एक लाइन से, कोई एक पॉइंट से सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. हर पॉइंट से 4-4 नंबर का आया हुआ है ऑलरेडी. जहां से नहीं आया हुआ है वो मैं बता दूं. टेलीविजन मूवी क्रेडिट से नहीं आया है. शेयरिंग फॉर्म प्रोफाइल विद प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, एडवर्टीजमेंट ऑफ टीचिंग कोचिंग एक्टिविटी से नहीं आया है. स्पॉन्सरिंग एक्टिविटी से नहीं आया है. सिल्वर गोल्डन प्लेटिनम जुबली से नहीं आया है. ठीक है, सो ये सारे न्यू पॉइंट्स थे विच गॉट एडेड इन जुलाई 21. जुलाई 21 अटेम्प्ट में एडेड हुए थे. और अभी तक कुछ कुछ पॉइंट्स पूछ चुके हैं इंस्टीट्यूट ने, कुछ कुछ पॉइंट आईसीआई ने एमसीक्यू में भी टेस्ट किया हुआ है, बट स्टिल दे आर स्टिल टू बी टेस्टेड इन थ्योरी. सो सारे सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. एक एक पॉइंट को मार्क करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल. इन द शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है. गिविंग पब्लिक इंटरव्यू. पब्लिक इंटरव्यू में देखो क्या बोल रहे हैं. यस मिनीशा. पर इस वाले एन वाले पॉइंट में अगर इन केस किसी और काम के लिए आए, जैसे मतलब आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था फॉर टेक सर्विस, अगर किसी और जैसे ऑडिट के लिए अगर आए तो कर सकते हैं ना, क्योंकि ओरिजिनल वर्क नहीं है. हाँ, ओरिजिनल वर्क जो कैरी आउट कर रहा था मैं, वो नहीं होना चाहिए ट्रांसफर इमेनेटिंग फ्रॉम अ क्लाइंट. अभी नेक्स्ट आ जाओ. गिविंग पब्लिक इंटरव्यूज. पब्लिक इंटरव्यू मतलब क्या तुम कोई इंटरव्यू में अपने फर्म के बारे में, अपने सीए के चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में बता सकते हो क्या? बोलो. कोई इंटरव्यू में क्या तुम अपने फर्म के बारे में, अपने डिटेल्स दे सकते हो क्या अपने बारे में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? यस दे सकते हैं, बट पब्लिसिटी रिलेटेड नहीं होना चाहिए भाई. स्पेसिफिकली फर्म का कुछ पब्लिसिटी करता हुआ था. राइट. तो तुमको दो बात इंश्योर करनी है. ठीक है, एक बात कि भैया कोई अनड्यू पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, अनड्यू पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए. और दूसरी बात, जो भी तुम्हारे रिस्पॉन्स जा रहे हैं वो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन तुम्हारे आना चाहिए और वो क्वेश्चन का रिस्पॉन्स ही तुम्हारा होना चाहिए. मतलब देखो दो बात है यहाँ पे. एक तो तुम ऑटोमेटिकली, आई वॉज सेइंग टू थिंग्स कि पहला तो इट शुड नॉट लीड टू, मतलब यू शुड नॉट टेल अबाउट योर प्रोफेशनल अटेनमेंट्स या कुल मिला के तुम्हारी अनड्यू पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए. पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, तो ये तो तुमको इंश्योर करना ही है. सेकेंडली, तुम जितना रिस्पॉन्स या जितना इंटरव्यू में जितना भी तुम बोल रहे हो, दैट शुड बी रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन. स्पेसिफिक क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर टारगेट होगा एंड देन ओनली यू कैन रिस्पॉन्स. तुम अपने मन से बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल सकते. सपोज मान के चलो मैंने कल कोई लड़की डूब रही थी और मैंने उसको बचा लिया डूबते डूबते. ठीक है, मैंने उसको नदी में डूबते हुए बचा लिया और मेरे प्रेस वेस आ गई, मेरा इंटरव्यू दे रही है. अब चल के उन्होंने पूछा कि आपको आपको कैसा लग रहा है, ये वो लग रहा है. तो मैंने बताया ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो स्विमिंग करते ही हूँ. और एनीवे मैं हर बार अपना ऑफिस है मेरा, वहाँ पे ऑफिस है, उस ऑफिस के बाजू ही मेरा स्विमिंग पूल है, वहाँ पे मैं डेली प्रैक्टिस करने जाता हूँ. सुबह 10 बजे से रात को 7 बजे तक मेरा फॉर्म होता है. 7 से 7:30 मैं जाता हूँ वहाँ पे और 7:30 से 8:30 स्विमिंग करता हूँ. तो ये सब प्रैक्टिस मेरे लिए नॉर्मल है. तो मैं गुड़ चल के अपने मन से अपने फर्म के बारे में बताने लग गया. समझ में आ रहा है? प्रोफेशनल अटेनमेंट बताने लग गया, मेरी फर्म के बारे में बताने लग गया, कहाँ पे लोकेटेड है, एवरीथिंग. इट शुड नॉट डील विद दैट. तुम्हारा जो रिस्पॉन्स होगा वो स्पेसिफिक क्वेश्चन से होना चाहिए. और तुमको इंश्योर करने की कोई ऐसा क्वेश्चन मेरे से ना पूछा जाए जिससे कि अनड्यू पब्लिसिटी हो जाए मेरी. अगर तुमको क्वेश्चन पूछे और तुम अगर रिस्पॉन्स भी कर रहे हो एंड बट दैट रिस्पॉन्स इज लीडिंग टू अनड्यू पब्लिसिटी, देन दैट शुड ऑल्सो नॉट बी अलाउड. सो पब्लिक इंटरव्यू अलाउड है, तुम अपने बारे में बता सकते हो, फर्म के बारे में बता सकते हो, but provided it is not leading to any undue publicity and it is a response specific to the question and of factual nature only.
ठीक है। Yes. अभी आ जाओ मेंबर्स हु पब्लिश एडवर्टीजमेंट अंडर बॉक्स नंबर। बॉक्स नंबर मतलब पता है तुम लोग को, वो जो न्यूज़पेपर के बीच में आते ना एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग व्हाट, जैसे कि तुम्हारे क्लासिफाइड कॉलम्स होते हैं, शादी के, दुकान रेंट पे चढ़ाना, और भी बहुत सारे होते हैं, मैट्रिमोनीज भी जाते हैं उसमें, रेंटिंग भी जाते हैं, सेल करने तुमको प्रॉपर्टी सेल करना है, तो ये सारे बॉक्स नंबर में जाते हैं। वहां पे तुमको एडवर्टीजमेंट अपनी पब्लिश करना अलाउड नहीं है। अंडर बॉक्स नंबर इट इज नॉट अलाउड फॉर यू टू पब्लिसाइज और एडवर्टाइज योर फर्म और मेंबर नेम। एजुकेशनल वीडियोस क्या मैं अपलोड कर सकता हूँ क्या? अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हूँ, कैन आई अपलोड एजुकेशनल वीडियोस? यस सर, अपलोड कर सकते एजुकेशनल वीडियोस अपलोड कर सकता हूँ, बट अ सॉर्ट ऑफ वो जो नीचे में पट्टी चलते रहती ना कि मेरा एड्रेस क्या है, मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, जैसे कि तुमको दिख रहा होगा अभी मेरे पोडियम में, ये सब नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, ये सब नहीं दिखना चाहिए। सो इट शुड नॉट कंटेन एनी वेबसाइट डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, वेबसाइट एड्रेस, ये सब तुमको उसमें जो तुम्हारा वीडियो है वो वीडियो में ये सारी डिटेल्स नहीं देना है तुमको। बाकी तुम अपलोड करो एजुकेशनल वीडियो, इट इज गुड ओनली फॉर द इंटायर सीए फ्रेटर्निटी, फॉर द इंटायर बिजनेस कम्युनिटी। ठीक है, सो ये तुम्हारे हो गए क्लॉज 6 के जनरल गाइडलाइंस वाले पॉइंट। जनरल गाइडलाइंस वाले पॉइंट एक बार क्विकली आ जाओ। यस पूजा। But sir, actually some time is allowed for chartered accountants ना, कि आप classes ले सकते हो। हाँ वो अपन पढ़ेंगे, अपन क्लॉज 11 में पढ़ेंगे वो। राइट नाउ अभी अपन मैंने क्या बताया कि एडवर्टीजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या वो क्लासेस के बारे में मैं एडवर्टीजमेंट कर सकता हूँ क्या? क्या मैं एजुकेशनल वीडियोस डाल सकता हूँ क्या? अपन एडवर्टीजमेंट सॉलिसिटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या क्लासेस लेना अलाउड है कि नहीं लेना अलाउड है, कितने घंटे अलाउड है, अगर ले रहे हो तो प्रायर परमिशन के बिना, अगर तुम प्रायर परमिशन के साथ ले रहे हो तो कैसे ले सकते हो, वो सब अपन देखेंगे क्लॉज 11 में। तो अगर आप लेते हो तो आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। हाँ मैं लेता हूँ तो मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता हूँ, ये अपन ने कहाँ पढ़ा, ये यहाँ पे कोचिंग एक्टिविटी प्रीमाइसेस वाला, ये एडवर्टीजमेंट ऑफ टीचिंग कोचिंग एक्टिविटी बाय मेंबर। तो मैं अपनी होर्डिंग लगा रहा हूँ पूरे शहर भर में रिगार्डिंग माय एड्रेस, लोकेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल, सब्जेक्ट जो जो पढ़ाता हूँ, तो मैं पूरे शहर भर में होर्डिंग लगाना, ये सब एडवर्टीजमेंट करना अलाउड नहीं है। सिर्फ मैं अपने प्रेमाइसेस के बाहर अपनी होर्डिंग लगा सकता हूँ रिगार्डिंग डेट ऑल्सो, रिगार्डिंग ओनली क्या मेरा नाम है, क्लास का नाम क्या है, सब्जेक्ट क्या पढ़ाते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है। ठीक है, ओके। उसको प्रैक्टिकली लिंक करने की कोशिश मत करो, बिकॉज प्रैक्टिकली ऑल आर गिल्टी, एवरीवन इज गिल्टी। तुमको दिख जाएगा यहाँ से मोस्टली, वास्तविकता में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अभी एक एक क्वेश्चन बताते जाओ मुझे फटाफट। wrote letters to सेंट्रल गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट को पॉइंटिंग सीनियरिटी हिज लाइफ स्केच विद अ व्यू टू गेट वर्क। बोलो पूजा, तुमने सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को लेटर लिखा और उनको पॉइंट आउट किया कि सबसे सीनियर मैं ही हूं, इसलिए मुझे काम मिलना चाहिए। नॉट अलाउड। नॉट अलाउड तुम्हारा क्लॉज गिल्टी। 7 भी बोलता है कि तुम सीनियरिटी क्लेम नहीं कर सकते ओवर अदर मेंबर्स। समझ में आ रहा है, तुम्हारे को सीनियरिटी क्लेम करने का कोई राइट नहीं है। एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट इज इक्वल इन ऑल सेंस। ठीक है, तुम भी सीए हो, मैं भी सीए हूँ, इवन इफ यू आर सीनियर देन ऑल्सो यू कैन नॉट क्लेम सीनियरिटी ओवर मी। जो इंस्टीट्यूट का अलग से बताया जा रहा है एफसीए एसीए वो अलग है, दैट इज डिफरेंट। बट यू आर स्पेसिफिकली तुम खुद से बोल रहे हो कि मैं सीनियर हूँ सबसे ज्यादा, so that is prohibited, that is also tantamounting to solicitation and therefore you will be held guilty under clause 6 and 7। वेबसाइट के बारे में अपन बाद में देखेंगे। रिस्पॉन्ड टू टेंडर फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑनलाइन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एंड पेड 50,000 एज डिपॉजिट, ये अलाउड है क्या बताओ मुझे फटाफट से चिराग। सर या इज Yes, sir. अलाउड सर, अलाउड। दिस इज अलाउड बाय, क्या इसमें मिनिमम फी प्रिस्क्राइब्ड है? सर नहीं, मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब नहीं है ना वहाँ पर। तो फिर अलाउड कैसे हुआ? Sir, he respond to tender and he paid as amount as a deposit which is डिपॉजिट पे किया है सर वहाँ पे, रिफंड। नहीं, मैं डिपॉजिट के बारे में अभी भूल जाओ, चलो इसको भूल जाओ। आई एम जस्ट आस्किंग सर कि ये जो एरिया टेंडर को जो तुमने एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्ड किया है
ये अलाउड है क्या एरिया चिराग? एरिया एक्सक्लूसिव टू ऑल है ये। समझ में आ रहा है क्या चिराग? Right, 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 sir. Perfect. So this is not some area which is exclusively reserved for chartered accountant, right? यहाँ तो कोई भी अप्लाई कर सकता है कंप्यूटराइजेशन के लिए, and therefore it did not prescribe minimum fees in the tender, and therefore you can respond yes, that is correct. And even if you are paying 50,000 as deposit, that also we discussed कि EMD security deposit is in the normal course of business that might be required, and therefore in no way ESB intervenes. ESB चाहे तो केस टू केस बेसिस में exorbitant डिपॉजिट है तो उस केस में केस टू केस बेसिस में सुनवाई करेगी. दिस ऑल डिटेल्स यू विल हैव टू मेंशन. तुम लिखोगे क्लॉज 6 की लैंग्वेज लिखोगे, क्लॉज 6 का रेफरेंस दोगे, देन यू विल राइट अबाउट द टेंडर वाला पॉइंट, यू विल राइट अबाउट द डिपॉजिट वाला पॉइंट, एंड देन ओनली यू विल कंक्लूड. समझ में आ रहा है? Perfect. सो नॉट गिल्टी. वेबसाइट के बारे में अपन बाद में देखते हैं. S&M पार्टनर है. S organized religious ceremony and added CA in invitation with his name distributed to relative, close friend and client of both the partner. बोलो सिद्धार्थ फटाफट से, क्या होगा आंसर सिद्धार्थ? सर अगर रिलेटिव्स और इनको दिया है तो गिल्टी नहीं होगा, अदरवाइज गिल्टी हो जाएगा. क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव और फ्रेंड्स को दिया तब तो तक इस कोई केस में प्रॉब्लम क्या नहीं. होगा? गिल्टी होगा कि नहीं होगा? सर नॉट गिल्टी होगा. तुमने किस किस को डिस्ट्रीब्यूट किया ध्यान से देखो एक बार. सर बोथ द पार्टनर्स. तो बोथ द पार्टनर तुम अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लाइंट्स को करोगे या अपने पार्टनर के भी कर सकते हो? नहीं सर, खुद के कर सकते हैं, पार्टनर वहां के पे नहीं कर लैंग्वेज क्या सकते. दी थी? क्लाइंट, रिलेटिव और फ्रेंड्स ऑफ द मेंबर कंसर्न. मेंबर कंसर्न दिया हुआ था वहां पे, देखोगे जाके तो. सो मेंबर कंसर्न खुद अपने, तुम अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स और क्लोज फ्रेंड्स और क्लाइंट्स को दे सकते हो. ठीक है, तुम अपने पार्टनर को, क्लाइंट्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी देने चालू कर दिए. सो देन यू विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. क्लियर है? पोस्टेड अदर देन पासपोर्ट साइज फोटो ऑन द वेबसाइट. तो ये तो अपन देखेंगे, वेबसाइट में सिर्फ पासपोर्ट साइज फोटो चलता है. स्पेशल नोटिस दे रहे हो तुम एक्सप्रेसली स्टेटिंग दैट CAS शुड नॉट बी रीअपॉइंटेड एज ऑडिटर. ये मैंने बताया ना 140 सबसेक्शन 4 में, दैट वी नीड टू गिव स्पेशल नोटिस इफ यू वांट टू अपॉइंट एनी अदर ऑडिटर इन प्लेस ऑफ द करंट ऑडिटर, और इफ यू वांट टू रिमूव द करंट ऑडिटर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म. सो एस ने फिर उसके पास भी राइट होता है कि वो राइट टू रिप्रेजेंट दे, है ना, रिप्रेजेंटेशन दिया उसने, विच ही टोल्ड अबाउट हिज इंडिपेंडेंस एंड विलिंगनेस टू कंटिन्यू एज एन ऑडिटर इफ रीअपॉइंटेड. कोई दिक्कत की बात है क्या यहाँ पे? गिल्टी होगा क्या ऑडिटर? बोलो. Not guilty. ही विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी. ही विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी. लेकिन अगर वही वाला, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ वाई, जो ऑडिटर है उसने डेरोगेटरी रिमार्क भेजा अगेंस्ट मैनेजमेंट इन हिज रिप्रेजेंटेशन कि मैनेजमेंट को तो कुछ आता नहीं था, मैं था जो इतना एंटिटी का ऑडिट कर करके चेक करा करा के इतना अच्छे से फाइनेंशियल्स दे के आया हूँ, वरना तो मैनेजमेंट को तो कुछ आता नहीं था. डेरोगेटरी रिमार्क डाल रहा हो अगर मैनेजमेंट के ऊपर. सो नाउ 140 सबसेक्शन 4 में क्या ये अलाउड होगा क्या, राइट टू रिप्रेजेंटेशन ये वाला? No, No, this is not allowed. he Only is you can say guilty. that you acted independently and diligently throughout the course of your tenure, and if given chance, I will be happy and willing to be appointed as an auditor again. ठीक है, बस इसके ज्यादा तुमको ज्यादा बड़बड़ नहीं करनी है. एडवर्टीजमेंट विथ, ठीक है, ये भी वेबसाइट का है. wrote letter to ROC that no audit was allotted and to look into that matter. ये वाला बताओ. तुमने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को लेटर लिखा कि भैया हम इतने टाइम से इम्पैनल्ड है तुम्हारे पास और अभी तक एक ऑडिट नहीं दिया तुमने. प्लीज प्लीज लुक इनटू दैट मैटर. प्लीज प्लीज लुक इनटू दैट मैटर. बोलो. सर ये गिल्टी होगा ना, वो इंक्वायरी कर रहा है प्रॉपर. Roving inquiries कर रहा है वो कंटिन्यू. रोविंग इंक्वायरी नहीं हो रही है यहाँ पे, वो तो ऑलरेडी पैनल्ड मेंटेन्ड है, पैनल में एम्पैनल्ड है वो ऑलरेडी. सो जिस पैनल में तुम एम्पैनल्ड हो वहां पे तुम ये बोल सकते हो कि अभी तक तुमको ऑडिट कोई अलॉट नहीं किया गया है, लेकिन उसके बाद जो उसने बोला ना कि प्लीज लुक इनटू दैट मैटर, मतलब वो बोल रहे कि भैया देखो ऑडिट दिलवाओ मेरे को, टू लुक इनटू दैट मैटर. तुम उसको इन्फॉर्म कर रहे हो तो ये बात अलग है. तुम पूछना चाह रहे हो कि कोई कंडीशन है क्या ऐसी जिसको मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ जिसके कारण मुझे ऑडिट नहीं मिल रहा है, अगर ऐसा कुछ है क्या तो ये अलग हो गया. लेकिन तुम उनको बोल रहे हो कि प्लीज लुक इनटू दैट मैटर सो दैट आई गेट द ऑडिट, that is again guilty. So asking reason for not getting work is okay, fine,
but requesting for allowing work which amount to what? Roving inquiry, and that will be again what? Guilty of professional misconduct. सिमिलरली तुम लेटर लिख रहे हो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इंक्वायरिंग अबाउट वेदर देयर इज अ पैनल बीइंग मेंटेन्ड, एंड अगर हाँ तो मेरा नाम भी पैनल में डाल दो. इट विल टेंड अमाउंट टू व्हाट? रोविंग इंक्वायरी. तुमको पता ही नहीं अभी तक कि पैनल मेंटेन होता है या नहीं होता है, एंड यू सिंपली आर सेइंग व्हाट कि प्लीज इंक्लूड माय नेम आल्सो इफ देयर एट ऑल इज पैनल बीइंग मेंटेन्ड. Send letter to another firm of chartered accountant claiming to be pioneered with licensing central government ministries and expert in that. So again तुम अपने आप को किसी और चीज में सीनियर एक्सपर्ट बता रहे हो. लाइजनिंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मतलब तुम उनके साथ रिलेशनशिप बहुत सही से बना सकते हो, ये तुम किसी और फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोल रहे हो. सो वो उनको तुम ये बताना चाहते हो कि इनसे रिलेटेड जो भी काम आए ना तो मेरे को दे देना, मैं अच्छे से काम निकलवा लूंगा, तुम टेंशन मत लो. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत बड़े बड़े हाथ है अपने, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, एंड आई एम रियली एक्सपर्ट इन दैट. सो अगेन दिस विल टेंड अमाउंट टू व्हाट? सॉलिसिटेशन. राइटअप की गाइडलाइन में दिया हुआ है कि यू कैन नॉट क्लेम सुपीरियरिटी ओवर अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म. दिस ऑल्सो आई टोल्ड यू ऊपर. तो क्लॉज 6 और 7 दोनों जगह गिल्टी होगा. ये यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में भी अपन ने देखा था, यू कैन नॉट क्लेम सीनियरिटी ओवर अदर मेंबर या फर्म. क्लियर है? CA Old introduced CA Young to his friend and client Mr. Rich. Rich after the party approached Young and offered certification work which was done by Old earlier. मतलब वही बिनिशा और मेरा वाला कहानी हो गई, वही बिनिशा वाली कहानी हो गई. बिनिशा के पास वो चले गए ऑडिट लेके अब मेरे से. So therefore then it will be held guilty. You will write the language as it is first. पहले clause 6 लिखोगे, फिर वो जो emanating from a client introduced to him by another chartered accountant in practice. So original professional work should not be accepted. So वो पूरी language लिखोगे and then you will conclude by writing facts of the case. CA included the contributions made by him in strengthening control procedures of the company during his period on his representation. Again under section 140 subsection 4 तुम क्या बता रहे हो कि मेरे कारण इंटरनल कंट्रोल्स रोबस्ट हुए हैं. एज एन ऑडिटर मेरे कारण, मेरे फाइंडिंग्स के कारण इंटरनल कंट्रोल्स रोबस्ट हुए. क्या ये अलाउड है? बोलते जाओ जल्दी अब तो. यस और नो? नो. नो. बताओ फटाफट से बिनिशा, ये लास्ट क्वेश्चन मुझे. स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ द बैंक है. बैंक ने मेल किया लिस्ट ऑफ ब्रांचेस टू द फर्म अलोंग विद मैक्सिमम फी पर ब्रांच. ये स्टैट्यूटरी ऑडिट है बैंक का. क्या ये एरिया एक्सक्लूसिव फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई भी कर सकता है? एक्सक्लूसिव ही तो वही है. एक्सक्लूसिव हुआ, राइट, करेक्ट. सो बैंक ने मेल किया लिस्ट ऑफ ब्रांचेस टू द फर्म. ठीक है, तुम्हारे पास लिस्ट ऑफ ब्रांचेस आ गई है. अलोंग विथ मैक्सिमम फी, तुम कितना मतलब डाल सकते हो इस टेंडर में, एंड आस्क देम टू सबमिट देयर कोटेशन. तो टेंडर में तुमसे मांगा गया कि तुम कितना अब फी कोट कर रहे हो, तुम्हारे डिटेल्स भेजो, टेंडर को रिस्पॉन्ड करो. फर्म ने रिस्पॉन्ड कर दिया है बैंक को, टेंडर को, और सबमिट कर दिया अपना टेंडर. बताओ क्या गिल्टी होंगे कि नहीं गिल्टी होंगे? नहीं होना चाहिए वैसे तो. गिल्टी नहीं होंगे बोल रहे हो? एक्सक्लूसिव. गिल्टी होगा ध्यान सर. से, मैक्सिमम फीस प्रिस्क्राइब होगा. तो ध्यान से पढ़ो. मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब करना पड़ता है. मिनिमम फी प्रिस्क्राइब होना चाहिए, करेक्ट. मैक्सिमम फी ओके ओके. प्रिस्क्राइब हाँ. नहीं होना चाहिए. मैक्सिमम फी के लिए कुछ नहीं दिया हुआ है, मिनिमम फी तो होनी चाहिए ना. लेकिन मिनिमम फी के लिए दिया हुआ है कि मिनिमम फी प्रिस्क्राइब होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन रिस्पॉन्ड टू द टेंडर. सिंस इन द केस अबव minimum fee was not prescribed in the tender and the area exclusively relates to chartered accountancy work, and therefore CA will be held guilty if he respond to the tender and submit the tender. Clear है क्या? सो अभी एडवर्टीजमेंट वेबसाइट से रिलेटेड जो पॉइंट्स है, ठीक है, प्लस क्लॉज 7, वेबसाइट से रिलेटेड जो पॉइंट है प्लस क्लॉज 7, इसका 1 आवर का वीडियो है अराउंड. दिस आई विल गिव यू एज होमवर्क. प्लस तुम्हारा इंश्योरेंस का है पार्ट 2. इंश्योरेंस का पार्ट 1 देख लियो, फटाफट से बोलो. इंश्योरेंस पार्ट 1 डिड यू सी ऑल यस्टरडे? सिर्फ पूजा ही देखिए क्या? बाकी चिराग, सिद्धार्थ? हाँ जल्दी बोलो. बोलो भाई. नहीं देखे हो? पेंडिंग क्यों है भाई? मैंने बोला था ना कल ही तुरंत तुरंत देख लेना. पेंडिंग क्यों रख रहे हो?
सो इंश्योरेंस का पार्ट 2 भी है, प्लस तुम्हारा ये क्लॉज 7 तक तुमको करना है वीडियो के थ्रू। आज का होमवर्क है ये, कल का होमवर्क तुम्हारा जो पेंडिंग है वो करोगे ही करोगे। कल तुम्हारा टेस्ट है, सो आई एम गिविंग अ ब्रेक, ठीक है। कल तुमको टेस्ट भी है, सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। अराउंड 10 मार्क्स का आ सकता है बैंक पीएसयू मिला के, ठीक है। सो और जो भी आएगा वो स्ट्रेट अवे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा। यू विल जस्ट हैव टू रिमेंबर, रिकलेक्ट एंड राइट डाउन द पॉइंट्स। 5-10 मिनट में तुम आंसर लिखोगे, तुम्हारे हाथ में 10 नंबर होंगे करीब करीब। सो अच्छे से प्रिपेयर करो, बैंक ऑडिट एग्जॉस्टिवली प्रिपेयर करो, वास्ट है थोड़ा। आई एम गिविंग यू द टाइम टुमारो। टेस्ट एकदम सिंसियरली देना कल, ठीक है। बैंक ऑडिट एंड पीएसयू ऑडिट कल टेस्ट है, सो कल तक तुम्हारे ये सारे बैकलॉग भी क्लियर करो, सिंस देयर इज अ ब्रेक टुमारो। प्लस तुम्हारा टेस्ट भी होगा, जो टेस्ट पेपर मैं सबमिट कर दूंगा, व्हेन वी विल डिस्कस द टेस्ट डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। ओके चलो, सो आई एम शेयरिंग द लिंक राइट अवे। डू नॉट टेक मच ब्रेक। 8:15 से चालू कर लो, देखना पेंडिंग तुम रखते जाते हो, छोड़ते जाते हो, बस फिर पेंडिंग मत रखो। कल भी मैंने बोला था पेंडिंग मत रखना, तुरंत तुरंत देख लेना, उसके बावजूद तुम लोग रखे हो।